लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में विंटर 2019 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ थ्योरी पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है, इक्विलिब्रियंट क्या होता है? तो इक्विलिब्रियंट जो है वर्ड कहाँ से आया? तो इक्विलिब्रियम और रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट में जो ए एन टी आता है और इक्विलिब्रियम में जो है ये फर्स्ट जो है ये आपको इतने वर्ड जो है वो इक्विलिब्रियम से आया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो जो फोर्स जो किसी बॉडी को जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ले आए उसको हम लोग इक्विलिब्रियंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? तो ये जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर कोई बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल जो है ये इक्विलिब्रियंट होगा। मान लीजिए रिजल्टेंट जो है वो 10 किलो न्यूटन आया, तो इसकी जो इक्विलिब्रियंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? 10 किलो न्यूटन, क्योंकि जितना फोर्स आप उस बॉडी पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, तो उसको बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होगा? उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियंट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। और जो इसका डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ आप समझ गए होंगे। एंड इक्विलिब्रियंट फोर्स इज अ फोर्स विच ब्रिंग्स अ बॉडी इनटू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, therefore an equivalent force is equal in magnitude and opposite in direction to the resultant of all the other forces acting on a body। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाया कि अगर F1 और F2 जो है ये दो फोर्स हैं किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी, अगर मान लीजिए कि R है, यहाँ पे नहीं लिखा है R है, ठीक है, तो उस R को जो है काउंटर करने के लिए जो है अपने को F3 जो है अप्लाई करना होगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन इक्विवेलेंट फोर्स का। इसको जीटीयू में जो है आपको 3 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो आप फिगर जरूर बनाएं, सिर्फ डेफिनेशन लिखने से नहीं काम चलेगा, आप फिगर जरूर बनाएं ताकि आपको जो है मार्क्स वगैरह कट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा डेफिनेशन पूछा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो है ये एक एक मार्क्स है, ये 3 मार्क्स में ही तीनों डेफिनेशन पूछा है, लेकिन आप फिगर जरूर बनाएं ताकि कहीं से भी मार्क्स कटने का चांस ना बचे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पे एक फिगर से समझिए कि यहाँ पे 3 सेक्शन है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक बार है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A1 और लेंथ है L1, दूसरे सेक्शन का है A2 और लेंथ L2, एंड सेक्शन 3 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 और लेंथ L3 है। इस पे जो है आपको P फोर्स जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपोजिट बार है जो कि सीरीज में आपको है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इसका जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, इस पूरे कंपोजिट बार का जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, मतलब जो चेंज इन लेंथ, लेंथ जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डिफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब अगर मान लीजिए L1 लेंथ है तो इसमें अगर DL1 चेंज इन लेंथ है तो उसका सम जो है आपका जो सेक्शन 2 है उसमें जो चेंज इन लेंथ है DL2, और अगर सेक्शन 3 में DL3 है तो इन तीनों का सम जो होगा वो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार के इक्वल होगा। दैट इज DL इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3। ठीक है, और आपको पता है कि जो चेंज इन लेंथ है वो क्या होता है? पी एल बाई ए ई। ठीक है, तो ये पहले वाले सेक्शन के लिए है PL1/A1E। क्योंकि ई क्यों? क्योंकि आपका अगर मान लीजिए अगर ई, अगर इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है तो ई लिखेंगे, अगर नहीं है अलग अलग है सबका तो E1 जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद PL2/A2E प्लस PL3/A3E। कुछ ऐसे कंडीशन भी आ सकता है, इस कंडीशन में यहाँ पे जो है इक्वल फोर्स जो है इक्वल फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है सारे सेक्शन पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कि आपको अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग जो है फोर्स अप्लाई है, तो यहाँ पे आपको आप उस तरीके से लिख सकते हैं P1 P2 P3। लेकिन इस फिगर के लिए जो है जो लोड है या फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस सेक्शन में दैट इज इक्वल टू P, इसलिए हमने यहाँ पे P जो है वो कॉमन आपको लिखा है। ठीक है, और E भी वैसे ही कॉमन लिखा है। तो आप अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको P1 P2 P3 भी लिख सकते हैं और E1 E2 E3 भी लिख सकते हैं। बाद में आप लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P, एंड सिमिलरली E1 E2 E3 इक्वल टू E। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन
का डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, फिगर बनाएंगे तो क्या है वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है? ठीक है, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं। कोई एक बॉडी है, उस पर मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट आप ए ले लीजिए और उस पर आपने फोर्स जो है वो उस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, दैट इज पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे आपने फोर्स लगाया हुआ। अब अगर इसी फोर्स को आप क्या करें, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी पे शिफ्ट करें, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है चेंज कर दें, है ना। मतलब आप क्या करें कि यहाँ पे अभी क्या है, पॉइंट ए पे आप पुश कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट बी पे आप क्या करिए, इसी फोर्स को शिफ्ट कर दीजिए और पुल करने लगिए। ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये जो इसका जो डायरेक्शन है ना, जो लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे जिस लाइन पे ये अप्लाई हो रहा है वहीं पे रखना है, इसको शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप चेंज कर दीजिए। तो इस ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि अगर आप ऐसे मूव करेंगे अगर किसी भी जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन हाँ लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम रहता है, तो जो रिएक्शन फोर्स है जो रिजिड बॉडी पे, मतलब इस बॉडी पे जो भी इस फोर्स की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, कि आपने अगर मान लीजिए कोई अगर डेस्क या बेंच ले लीजिए, उस पर आपने फोर्स लगाया और सिमिलरली उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आपने क्या किया, इधर में आपने उस फोर्स को शिफ्ट कर दिया, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए पे लगा हुआ फोर्स, सेम जो है वो पॉइंट बी पे लगा हुआ फोर्स पे बी पे लगा हुआ फोर्स भी सेम जो है आपको रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी states that the point of application of force can be moved anywhere along its line of action without changing the external reaction forces on a rigid body। ठीक है, तो आप समझ गए, डेफिनेशन समझ के, और अपने लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है इसी को लिखे आप। ठीक है, आपके पास एक समझ में आ गया कि क्या लिखना है, और अगर आप समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। फिगर अगर आप ऐसा बनाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर फिगर देख के भी समझ जाता है चलो ठीक है इसने सही लिखा होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का है तो उतना ज़्यादा ये लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आप फिगर जरूर बनाएं। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है कोई भी थ्योरी आप लिखते हैं फिगर जरूर बनाएं। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 मार्क्स का पूछा गया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन लैमीज थ्योरम। ठीक है, तो लैमीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर अगर मतलब 3 फोर्स एक्ट कर रहा है और वो जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब को प्लेनर होना चाहिए, और एक ही पॉइंट पे जो है उसका जो है वो एक्ट करना चाहिए वो फोर्सेस जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो मतलब 3 फोर्सेस जो कि कोप्लेनर और कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कहते हैं कि जो फोर्स है ना, ईच फोर्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेज। जैसे कि यहाँ पे जो है फोर्स जो है, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स ए है, बी है और सी है। ठीक है, और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे पाई है, और पाई नहीं गामा है, और बी और सी के बीच में अल्फा है, और ए और सी के बीच में बीटा है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो फोर्स है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो अपने स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें अपने मैंने बोला भी था कि वहाँ पे आप उसको लैमिस थ्योरम यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आपको 3 फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो समझ के लैमिस थ्योरम क्या है, यहाँ डिराइव नहीं करना है, सिर्फ 4 मार्क्स का आपको है, तो डेफिनेशन बताना है, फॉर्मूला लिखना है और फिगर बनाना है, फिगर जरूर बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम सोन इन फिगर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने जो समर 2020 और विंटर 2020 में के वीडियो में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स बोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री एंगल बना रहा है और 3 किलो न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन जो है आपको दिया हुआ है, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको 6 किलो न्यूटन फोर्स दिखाया है। ठीक है, फोर्सेज जो है कॉन्ग्रुएंट है, एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर भी है। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे इसको रिजोल्व करने के लिए, तो यहाँ पे 3 और 4 दिया है, तो आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 करेंगे, थीटा की वैल्यू आप निकाल के फिर उसका जब आपको एक्स और वाई में रिजोल्व करना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर थर्ड जो फोर्स है दैट इज 2 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा है दैट इज मेकिंग एन 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ समझ गए कि ये जो 3 किलो न्यूटन का जो है आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। दूसरे फोर्स का जो 6 किलो न्यूटन है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। थर्ड फोर्स जो है उसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, इतना तो हम जान गए हैं। तो सारे फोर्सेस को आपने लिख लिया, 3 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 130 नहीं है, इट्स 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको मैं जो है हमने इम्प्रोवाइज करना था तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो है कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है हमने करेक्शन किया हुआ है। ठीक है, F3 = 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉस कंपोनेंट लिखना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 किलो न्यूटन। ठीक है, कॉस 15 डिग्री जो कि है कैलकुलेट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेंगे एक बार, मेथड यही है। ठीक है, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे जरूर। फिर 3 sin 15 डिग्री। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है दोनों पॉजिटिव है वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइन जरूरी है कि आपने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया और पोर्ट को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, उसी तरह F2 जो है, तो मैंने यहाँ पे 3/4 जो है ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप समझ गए कैसे कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल टू ये जो थीटा निकला है, ठीक है, वो चीज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो थीटा को निकालने के लिए tan इनवर्स 3/4 करेंगे तो आपको जो है थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है क्योंकि माइनस है एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो -6 कॉस और जो थीटा है वो लिख लेना है 36.86 डिग्री आया था। तो फिर कैलकुलेट करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका जो साइन कंपोनेंट है पॉजिटिव में होगा, वर्टिकल वाई डायरेक्शन, वर्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये आपने वर्टिकल कंपोनेंट लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली 2 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 2 cos 30 डिग्री, तो ये आपको आ गया, और -2 sin 30 डिग्री, तो -1 आ गया। ठीक है, अब इसको समेशन करना है, तो इसको आपने सम करना है, तो 2.897 माइनस 4.8 प्लस 1.73, तो ये आपको इतना आता है। उसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट जो है आप जो है इसको सम कर लेंगे तो आपको 3.376 आता है। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास रूट अंडर समेसन ऑफ f(x)² प्लस समेसन ऑफ fy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक करिए एक बार। ठीक है, रूट अंडर जो है इतना, तो 3.38 किलो न्यूटन आया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो समेसन ऑफ एफ एक्स है ये आया है माइनस में, और ये आया है समेसन ऑफ एफ वाई आया है पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई एक्सिस जो है, वाई कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस में पॉजिटिव रहता है, और एक्स एक्स जो है वो नेगेटिव रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है अगर इसका रिजल्टेंट का। ठीक है, तो समेसन ऑफ एफ वाई बाई समेसन ऑफ एफ एक्स का tan इनवर्स करेंगे, tan वैल्यू पुट किया हमने, तो 87.1 डिग्री जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फिगर यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, आप आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक रिजल्ट, एक ऐसा एक्स वाई एक्सिस बनाइए और यहाँ पे इसे एक लाइन ड्रॉ करिए विच शुड बी एट एन एंगल 87। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे थोड़ा नज़दीक होगा 90 के पास में, तो 87 पॉइंट कितना आया है अपना, 87.1 डिग्री आया है। ठीक है, तो उसको जो है आप यहाँ पे रिजल्टेंट अलग फिगर बनाइए इसका। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के साथ, और यहाँ पे रिजल्टेंट दिखा दीजिए, उसकी वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया हुआ है। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरिगन्स थ्योरम। ठीक है, वेरिगन्स थ्योरम जो है वो क्या है, 3 मार्क्स में पूछा है एक्सप्लेन करने के लिए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्सेस फोर्स अबाउट सेम पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए कि बहुत सारे फोर्सेज अगर एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, तो किसी भी एक कोई भी पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए उस बॉडी पे। ठीक है, उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है सारे फोर्सेज का जो है मोमेंट आप निकाल लीजिए, उसको सम करिएगा। ठीक है, और फिर उसका जो है इन फोर्सेज का फिर उसका रिजल्टेंट निकालिए, और उसी पॉइंट के अबाउट आप क्या करिए, उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकालिए। तो जो रिजल्टेंट के वजह से जो मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द ईच फोर्सेज अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है उसका वेरिगन्स थ्योरम का जो है वो आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको मैथमेटिकली आप प्रूव भी कर सकते हैं। 3 मार्क्स का है तो
आपको जो है सिंपल प्रूफ करने से भी होगा, ठीक है। तो और फिगर जरूर बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। आपको बोला है यहाँ पे जो है फोर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन रेक्टेंगल प्लेट एज सोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है और लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में आपको रिजल्टेंट बताना है कहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने सारे फोर्सेस हमने लिख लिया। 150 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। 250, 100 एंड 200, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 150 न्यूटन दिया हुआ है, इसको हमने एक्स कंपोनेंट जो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे 150 कॉस 15 लिखा और कैलकुलेट करके यहाँ पे इतना आ गया। वाई कंपोनेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा, वो लिख लिया। फिर दूसरे फोर्स 250 है, इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा तो ये लिख आएगा, और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये लिखा। सिमिलरली जो है 100 न्यूटन है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो या ओरिजिनल कंपोनेंट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस 200 का भी सेम है, एंगल्स पहले से सब दिया हुआ है, तो अपने एक्स और वाई, ये तो ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। इसको सम कर लीजिए आप, समय सारे फोर्सेज जो है एफ एक्स वो उसका सम कर लीजिए, और जितने भी एफ वाई फोर्सेज है उसको आप सम कर लीजिए। सम करने के बाद आपको इतना आता है, ठीक है। तो एक्स वाला पॉजिटिव आया है, और ये जो फोर्स जो वाई है, समेसन ऑफ वाई जो है नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको नेगेटिव होता है वाई एक्सिस और पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए सेम फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, ये जो है समेसन ऑफ एफ एक्स इतना आया है, और एफ वाई जो है वो इतना आया है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो आपको ये आ गया इतना, ये रिजल्टेंट आया है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोला है इसने कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, डायरेक्शन निकालना है, ऑफ कोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी हमको पता है। अब लोकेशन बोल रहा है, ठीक है, लोकेशन बोल रहा है कि आप इस ए के रिस्पेक्ट में जो है लोकेशन बताए। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेज हैं उसके वजह से जो मूवमेंट होगा पॉइंट ए के अबाउट, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ए के अबाउट जितने भी फोर्सेस की वजह से मूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से फोर्स के इसकी वजह से होगा, तो ये फोर्स की वजह से तो जीरो होगा क्योंकि जी पॉइंट ए से पास कर रहा है। दूसरा है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसके वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इसी लाइन ऑफ पॉइंट ए से पास कर रहा है, इसके लाइन ऑफ एक्शन यही है, पॉइंट ए से ही पास करेगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। इसमें क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों की वजह से होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 250 जो है माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज जो है अपने को नेगेटिव लेना है। तो 250 साइन 25 मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है, ये लिखना है। तो माइनस में अपने को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोमेंट निकाला, माइनस में हमने 250 साइन 25 इंटू 200 लिखा। उसके बाद जो है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 100 जो है 100 अगर कॉस 55 है तो इस ये मल्टीप्लाई, ये क्या करेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 100 कॉस 55 इंटू 150 mm, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 100 कॉस 55 150, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये भी क्या करेगा, पॉइंट ए क्या वो निकालेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो 100 साइन 55 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है, ये है, दिस इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 200, ठीक है। 200 जो है वो डिस्टेंस है, तो वो आपको इंटू 200 कर लेना है। तो यहाँ पे हमने वो भी 200 कर लिया। फिर नेक्स्ट है आपका मैंने आपको बोला कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसी से पास कर रहा है पॉइंट ए से, तो वो जीरो होगा, उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा। तो 200 कॉस 20 मल्टीप्लाइड बाई 150, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे 200 कॉस 20 डिग्री इंटू 150। तो ये सारे कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आपको इतना न्यूटन एमएम में आएगा, ठीक है। अब क्या करें, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए। तो रिजल्टेंट की वजह से जो पॉइंट ए के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो निकालेंगे। तो हमको समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू आर। तो डी निकालना है, डिस्टेंस तो पता नहीं है, वही निकालना है अपने को, पॉइंट ए से कितने दूरी पे रिजल्टेंट लग रहा है। तो डी इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, दैट इज 320 है ना 44 न्यूटन एम एम, डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमारा ये आया था, उससे डिवाइड किया तो आपको ए से जो है ये इतनी दूरी पे आपको लगेगा, ठीक है। ए से जो है रिजल्टेंट जो होगा दैट उसका डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 190
5.76 mm। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है हमने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे दिखाना था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरफ नीचे की तरफ लग रहा है। और ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव आया मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्टेंट जो है पॉइंट है, तो इधर होगा, इधर ऊपर नहीं होगा। आप बोलते ऊपर क्यों नहीं होगा, नेगेटिव होता और डायरेक्शन जो है वो अगर इधर इधर इस तरफ नीचे है, हमको पता है रिजल्टेंट इधर, तो ये क्या होगा, ये आपको क्लॉकवाइज इधर घुमाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा है तो इसीलिए जो है नीचे की तरफ इधर दिखाना था। और क्योंकि और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया है, तो ये इतना ये जो डिस्टेंस होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी दिस। एंड एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज़ 2 डिग्री। ठीक है, दैट इज़ 2 डिग्री एंगल यहाँ पे आपने निकाला है। एंड जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इतना होगा, और दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या है, आपको जो है पॉइंट ए के अबाउट जो मूवमेंट आएगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो है वो निकाल लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समर 2020 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।